हाँ देखिए बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपने ट्राइंगल लॉ देखा भी कि आपका मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपका ये है इस तरीके से। तो इन दोनों का एडिशन कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है? दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ। तो मान लो आपने ये थीटा एंगल पे था ये, ठीक है, तो इसको आप पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, इसको आपने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया? बी वेक्टर बन गया। ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट किया आपने, दिख नहीं रहे कोई बात नहीं, बट ये दोनों पैरेलल्स हैं। फिर आप इसको भी मिला दोगे उनको, तो ये क्या कंप्लीट हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा क्या बेटा? ठीक है ना, और क्लियरली बना लें इसको। एक वेक्टर ऐसा है और इसको यहाँ शिफ्ट किया है आपने इस तरीके से, ऐसा है सिचुएशन। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, तो और सेम लेंथ के हैं, तो इसलिए क्या कंप्लीट हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या बोला आपने? इसका स्टेटमेंट बस ये हो जाएगा कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा हूं मैं? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their resultant will be given by diagonal of the same parallelogram passing through the intersection of those two sides। डायगोनल दो होते हैं, बट कौन सा डायगोनल लेंगे आप? ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो साइड्स के लिए आपने दो साइड्स यूज की है, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल विल रिप्रेजेंटेड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम लॉ से आया, ट्राइंगल लॉ से, बट इसमें एक बढ़िया बात हमें पता पड़ जाती है। क्या? कि हमको एक रफली रिजल्टेंट का आइडिया लग जाता है। बट कब लगाएं इसको आप? जब इनकी टेल सेम पॉइंट पे कर दें। ठीक है, तो टेल सेम पॉइंट पे करने का एक फायदा ये हुआ था, एंगल मिल जाता है। दूसरा फायदा यहाँ पर दिखेगा बेटा आपको, कि टेल सेम पॉइंट पर करने की वजह से आपको रिजल्टेंट का रफ आइडिया मिल जाता है। कैसे? मान लो आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, तो आप इतना तो बोल सकते हो बेटा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर तो नहीं आ सकता। क्यों? आपको पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अगर टेल सेम पॉइंट पे कर दोगे तो डायगोनल क्या क्रॉस जाएगा? तो यहाँ पर कहीं जा सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, बट इधर नहीं हो सकता। रिजल्टेंट इधर नहीं हो सकता, इधर इधर हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का रफ आइडिया मिल जाता है। मतलब अगर मान लो आपने एक फोर्स इधर लगाया और दूसरा फोर्स पार्टिकल पर इधर लगाया, तो आपको ये गारंटी है बेटा कि ये पार्टिकल इधर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है ना? वो किधर जाएगा? वो राइट, ये डायगोनल के अक्रॉस जाएगा, इस डायरेक्शन में कहीं जा सकता है, इस डायरेक्शन बीच में कहीं पे रिजल्टेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, बट ये कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, पार्टिकल कभी इधर नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिए, आपको पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट फोर्स का एक रफ आइडिया दे रहा है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखो, कभी आप सोचो कि दो पार्टिकल इधर जा रहे हैं, चार ऑप्शन ऐसे पूछ ले, बताओ पार्टिकल किधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। टेल सेम पॉइंट करते ही आपका वही आया, ट्राइंगल लॉ से, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर ए था बी था तो आपको ट्राइंगल लॉ कहता है ये रिजल्टेंट। मैं कह रहा हूँ बी को उठा के इधर रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो। बी को उठा के मैंने इधर रख दिया, बिल्कुल पैरेलल, वही थीटा एंगल, तो ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया। ठीक है, अब लास्ट था आपके पॉलीगन लॉ। मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। ठीक है, मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। तो ये और भी सिंपल है, तो उसी पर बेस्ड है, पूरा उसी पर बेस्ड है, ट्राइंगल लॉ से मैं डिराइव कर दूंगा। ठीक है, ये क्या कहता है पॉलीगन लॉ? इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, ये कहता है इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द consecutive sides of a polygon, if more than two vectors are represented by consecutive sides of a polygon, जैसे कि ये देखो दो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। मैं कह रहा हूँ देन देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। ट्राइंगल लॉ में भी तो हुआ, तो बेसिकली यही है। उसमें दो कर दिए, मैं दो साइड थी, तीसरी साइड पॉलीगन दो, उसमें तीन साइड वाला पॉलीगन बना लिया। ठीक है,
बट इसमें क्या है, मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाइए, और तो लास्ट साइड जो होगी इस पॉलीगन जो बनेगा उनसे, ठीक है, लास्ट साइड विल बी अलोंग द रिजल्टेंट वेक्टर, लास्ट साइड विल बी अलोंग द रिजल्टेंट वेक्टर। बात क्लियर हो रही है क्या बेटा आपको? तो ये पॉलीगन लो है कि अगर आपके मोर देन टू वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ पॉलीगन से रिप्रेजेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है that will be expressed by last side of the polygon taken in the opposite order। तो ट्राइंगल लॉ से कैसा है आपको दिख गया क्या बेटा? ये ट्राइंगल लॉ से कैसे बोल सकते हैं इसको? ये ट्राइंगल लॉ पे कैसे बेस्ड है? नहीं नहीं, ट्राइंगल लॉ से डिराइव कीजिए। हाँ वेरी गुड बेटा, जैसे आपका ए और बी का रिजल्टेंट ये बनेगा ना, तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये एक दोस्त वेक्टर बन गए, अब ट्राइंगल लॉ लगाओ तो ये वाला वेक्टर कितना बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसे ये वाला कितना बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। फिर ट्राइंगल लॉ से आ ही रहा है ये क्या बनना है, इसलिए आर वेक्टर फाइनली क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो ट्राइंगल लॉ बेसिक है बेटा, उसके बाद सारे उसी से निकाल दिए, ठीक है ना। ट्राइंगल लॉ बहुत बेसिक है, उसके बाद पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ बिल्कुल आप उसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ का फंडा जरूर ध्यान रखिए, आपको रफ आइडिया दे रहा है कि रिजल्टेंट अगर दो फोर्सेज ऐसे ऐसे खींचोगे तो बीच में ही कहीं जा सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता। पूरा एक्सपेरिमेंटल है, मानना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है कि सही में रिजल्टेंट ऐसे जाता है, ठीक है। आगे की सारी केसेस अगर ये लॉ सही है तो फिर सारी चीज़ें इस पे बेस्ड आ जाएंगी। तो हम इसका एनालिटिकल मेथड्स निकालेंगे जिससे हम फार्मूला सीख पाएँ चीज़ें निकालने के लिए। एनालिटिकल मेथड से पहले किसी को कोई दिक्कत